हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10। 10वीं हमारी लेक्चर है। आप बोलोगे सर कि थंबनेल पे लेक्चर 9 लिखा है, आप कह रहे हो लेक्चर 10। एक्चुअली जब इंट्रो क्लास को शामिल कर लोगे तो लेक्चर हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? कल की क्लास में चूंकि हमको 1857 देखना है, तो हमको पहले इसकी कुछ बड़ी बड़ी चीजों को देखना होगा। उन बड़ी चीजों में सबसे अच्छी चीजें समझने के लिए, क्योंकि जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति में हम लोग सबसे बड़ा रीजन जो पाते हैं वह इकोनॉमिक, और भी रीजन है बट एक मेजर रीजन के तौर पे कहता है कि इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण आता है। ठीक, अब हम जब इकोनॉमिक रीजन पढ़ते हैं कि वो आर्थिक कारण क्या थे जिसने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट करने के लिए आगे बढ़ाया, तो उसमें जब आप इकोनॉमिक रीजन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ी जो रीजन बन के आती है वो होती है अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। क्योंकि अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने क्या किया कि ना केवल पीजेंट को यानी किसानों को परेशान किया, ना केवल पीजेंट को परेशान किया, किसानों को परेशान किया, इसने जमींदारों को भी परेशान किया। ध्यान देना, इसने क्या किया? जमींदारों को भी परेशान किया। ठीक, तो अब चूंकि जमींदार भी परेशान है और किसान भी परेशान है, तो ये मिलके क्या करेंगे कि जब मूवमेंट होगा तो जो विद्रोह करता है या जो मूवमेंट करता है उनके साथ मिलके साथ दे देंगे। तो अब हम लोग पहले भू राजस्व नीति को समझते हैं। देखो, भारत की हम लोग जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में उन्होंने एक समान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नहीं लगाई थी। उन्होंने, चूंकि वो पहले बंगाल की दीवानी प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले वो बंगाल में क्या करेंगे? परमानेंट सेटलमेंट लेके आएंगे, यानी उसको लोग कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त। इसी को इस्तेमारारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। यानी पेपर में आपसे कभी इस्तेमारारी बंदोबस्त पूछे या परमानेंट सेटलमेंट पूछे या अस्थायी बंदोबस्त पूछे, तो बात पूरी एक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट के नाम से समझते हैं। परमानेंट मतलब अस्थायी। यानी यहां पे क्या था कि जो टैक्स रेट था, यहां पे क्या था कि जो टैक्स रेट था वो फिक्स था। यहां पे टैक्स रेट क्या था? फिक्स था। यानी भविष्य में इस टैक्स रेट को इंग्लिश बढ़ाने वाले नहीं थे। लेकिन जो ये टैक्स रेट फिक्स था वो पीजेंट के साइड से फिक्स नहीं था, वो जमींदार के साइड से फिक्स था। किसान अपनी जमीन को बेच सकते थे, ये सारे राइट्स उनको दिए गए थे। ठीक है, कि वो वंशानुगत भी होंगे, किसान की जमीन उनके बेटों को जाएंगे, वो चाहे तो इसको बेच हो सकते हैं, सारे राइट्स किसानों को थे। लेकिन इसमें एक पीजेंट वर्ग, हम लोग कह सकते हैं इसे पीजेंट को पी यानी किसान समझते हैं, और कंपनी यानी सरकार, हम लोग कह सकते हैं जी, या ईस्ट इंडिया कंपनी इसको समझने कमेंट को। तो इसके बीच में एक पुल है, जिस पुल का नाम क्या है? जिस पुल का नाम है जमींदार। जिस पुल का नाम है जमींदार। जमींदार क्या करेंगे कि पीजेंट से टैक्स वसूलेंगे, और गवर्नमेंट से या हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है, जमींदार के अपने कुछ समझौते हैं, ये क्या करेंगे कि जमींदार को वो टैक्स पहुंचा देंगे। तो इस्तेमारारी बंदोबस्त में क्या था कि भैया हम आपसे जो भी आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, उस लैंड रेवेन्यू का हमको 10/11 दे देना, 10/11वां हिस्सा हमको दे देना। जमींदार को सीधा से क्या बोला गया था कि भाई आपको क्या करना है कि जो आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो उसका 10/11वां हिस्सा मुझे दे दो, और 1/11वां हिस्सा अपने पास रख लो। परमानेंट फिक्स था। अच्छा, इसमें एक अंग्रेजों का कहना था कि मेरी एक पॉजिटिव सोच क्या थी कि मैं हमेशा से मेरा 10/11 फिक्स रहेगा, यानी प्रोडक्शन कितना भी हो हम तो भाई इतना लेने वाले हैं। तो भविष्य में जब जमींदार को फायदा होगा, 1/11 हिस्सा जब उपज ज्यादा होगा तो यानी जमींदार को मिलेगा भी ज्यादा। तो जब जमींदार को मिलेगा ज्यादा तो जमींदार क्या करेगा कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि प्रोडक्टिविटी और बढ़े। तो उनके कहने का मतलब था कि इस भूमिका, इस जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसका फायदा किसानों को होता अगर जमींदार अच्छे होते, अगर वो क्या करते, किसान हितैषी होते। ठीक, क्लियर बात? तो ये तो पक्ष खैर किसके साइड से? ये अंग्रेजों के साइड से पक्ष है। तो परमानेंट सेटलमेंट में पहली चीज में ध्यान देंगे कि टैक्स रेट को फिक्स था, 10/11 और 1/11 में डिवीजन था जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। भारत के कुल 19% लैंड एरिया पे परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके साथ साथ यूपी के 2 एरिया गाजीपुर और वाराणसी भी इसमें शामिल थे। तो यहां पे बी का मतलब क्या है? बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, ये आपके हो गए बीबीयू का मतलब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया थे, साथ ही साथ इसमें यूपी के कुछ क्षेत्र शामिल थे जिसका नाम है गाजीपुर और वाराणसी। यानी परमानेंट सेटलमेंट में उत्तर प्रदेश के कुछ भी क्षेत्र शामिल थे, उस क्षेत्र का नाम है गाजीपुर और वाराणसी। अब बात आती है कि परमानेंट सेटलमेंट के जनक कौन माने जाते हैं?
तो कार्नवालिस, और इसमें चूंकि इनकी सहायता की थी जानसोर ने, तो कार्नवालिस और जानसोर इसके जनक के तौर पे नामित किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक बात अस्थायी बंदोबस्त का। लेकिन अब समझो होता क्या था। अस्थायी बंदोबस्त में टैक्स रेट तो फिक्स थी, लेकिन इसमें एक रूल था कि भैया जितना हमारा ये 10/11 रेवेन्यू है ना, अगर ये जिस तारीख को डिसाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि इनका था कि हमको 26 जनवरी इन्होंने डेट दे दिया है कि 26 जनवरी को आपका तिथि पूरा हो रहा है, तो जमींदार का काम क्या है कि हमको 10/11वां हिस्सा पहुंचा देना किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और फॉर एग्जाम्पल अगर 26 जनवरी तक नहीं पहुंचा पाए 10/11वां हिस्सा, तो जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। अब इसके पीछे का रूल क्या था, तो ये जो रूल था, इस रूल को हम लोग कहते हैं सनसेट रूल। पहले ये हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे समझाता हूं सनसेट रूल क्या था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून समझिए आप लोग, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सनसेट रूल। देखो सनसेट रूल क्या था कि भाई कि हमारे निर्धारित तिथि से में अगर सूरज के डूबने के पहले हमें हमारी रेवेन्यू का हिस्सा नहीं मिल गया, तो इंग्लिश क्या करते थे, जमींदार से उसकी जमींदारी छीन लेते थे। जमींदार से जमींदारी क्या करेंगे, छीन लेंगे। यानी अब आप कहोगे कि क्या सर फिर वो क्षेत्र जमींदार विहीन क्षेत्र हो जाता था, तो ऐसा नहीं है। अब वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया का जो जमींदारी है उसकी नीलामी करेंगे। उसकी क्या करेंगे, नीलामी करेंगे। जो भी सेठ इस नीलामी को जीतेगा, उस संबंधित एरिया का जो जमींदारी होगा उसको मिल जाएगा। अब होगा क्या भाई, गाजीपुर, वाराणसी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इतने क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया है, यानी लगभग उस 19% क्षेत्र में। और फॉर एग्जांपल अब कि बंगाल के किसी क्षेत्र के किसी जमींदार की जमींदारी सनसेट लॉ से चली गई, अब उस इंडिविजुअली उस क्षेत्र का क्या होगा, उस क्षेत्र में नीलामी होगी। नीलामी होगी फॉर एग्जांपल अब बंगाल के इस क्षेत्र की नीलामी कोई गुजरात का शख्स जीत जाए, कोई केरला का शख्स जीत जाए, तो वो केरला से क्या करेगा, वो केरला से जाएगा बंगाल और बंगाल जमींदारी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो बंगाल के लोगों के भाव से परिचित नहीं होगा, वहां के सुख दुख से उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वो पैसा दे के जमींदारी पाया है, वो लोग भी उसके नहीं है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, उसने नीलामी में ये क्षेत्र की क्या पाई है, जमींदारी पाई है। तो जब हम पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा चुका के हम जमींदारी ले रहे हैं, तो हमारी टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र पे क्या करेंगे, इनकम करेंगे, इनकम करेंगे। और चूंकि इनकम में अंग्रेजों का साथ मिल रहा है, भाई पुलिस किसके पास, इनके पास, जुडिशरी किनके पास, अंग्रेजों के पास, तो यानी अंग्रेज भी क्या करेंगे, साथ ही देंगे। तो इसका लाभ एटलीस्ट किसको मिलने वाला है, जो बाहरी जमींदार थे उनको मिलने वाला है। तो ये स्थिति क्या होगी, इस स्थिति से क्या होगा कि बेसिकली इस एरिया पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया में क्या देखने को मिलता है कि फेमिन की स्थिति आ जाएगी, अकाल की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद से क्या होगा कि इस्तेमारी बंदोबस्त का, परमानेंट सेटलमेंट का खूब विरोध होगा। अच्छा, इसका कुछ कुछ जगहों पे जहां अच्छे जमींदार थे, अच्छे जमींदारों की क्या जमींदारी छीन ली गई। तो जब अच्छे जमींदारों की जमींदार छीन ली गई, तो वही 1857 में क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें लास्ट में जाके एक पॉजिटिव टर्म्स में आता है, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करने वाले भी जमींदार आते हैं, जो 1/11 हिस्सा था, जो अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट था कि जमींदारों को बहुत फायदा होगा, मतलब किसानों को फायदा होगा। तो कुछ एरिया के किसानों को फायदा हुआ, लेकिन लंबे समय बाद वो कुछ छोटे मोटे एरिया में फायदा हुआ। इसका लाभ किसको हुआ, तो इसका लाभ जमींदार को हुआ, किसान को तो अंग्रेज को नहीं मिला। हालांकि इसके एग्जाम्पल नाम मात्र के हैं, जिसको हम लोग ना भी लिखे तो ज्यादा बढ़िया है। तो यानी कहने का मतलब है कि भाई परमानेंट सेटलमेंट ने क्या किया कि ये अंग्रेजों को फायदा पहुंचाया, ये जमींदारों को फायदा पहुंचाया, लेकिन किसानों के लिए क्या हुआ, अहितकर बन गया। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे अब अलग क्षेत्र जीतते जाएंगे अंग्रेज, तो वो डिसाइड कर लेंगे अब हम परमानेंट सेटलमेंट को नहीं लागू करेंगे, अब हम अन्य क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट नहीं लागू करेंगे। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में भाई गाजीपुर और वाराणसी में तो लागू हो गया था। अब बारी आती है सेकेंड व्यवस्था की, जिसको हम लोग कहते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी सिस्टम, जो भी कह ले। तो महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या होता है, महल का मतलब होता है कि ग्रुप्स ऑफ विलेज, हम लोग कहते हैं, यानी गांवों का ही क्या था, समूह था। ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ विलेज है, ठीक है, ब्रैकेट में यही पे लिख लेना, ग्रुप्स ऑफ विलेज या गांवों का समूह होता था, ठीक है। तो इस गांवों के समूह का जो मुखिया होता था, इस बार जमींदार नहीं, मुखिया का काम क्या होता था कि भाई पूरी महल से या गांवों के ग्रुप से वो क्या करे कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे, और कलेक्ट करके किसको दे दे, कि अंग्रेजों को दे दे। ये लगभग फिक्स था, अराउंड 50% इस एरिया पे महलवाड़ी बंदोबस्त लागू होती थी, मतलब 50% रेट था।
एरिया कितना था 30%। तो 30% भूमि क्षेत्र पर महलवाड़ी बंदोबस्त लागू होती थी। इसका रेट था वो अराउंड 50% था, टैक्स रेट जो था। अच्छा, इसके जनक कौन थे? तो मैकेंजी और मार्टिन वर्ड थे। ठीक है, किस किस एरिया में? तो बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ये कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आपको महलवाड़ी सेटलमेंट देखने को मिलता है। आपको जो पंजाब वाला बेल्ट है, आपको जो यूपी वाला बेल्ट है और जो एमपी वाला बेल्ट है, इस एरिया में आपको महलवाड़ी सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा आपका आता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। देखो, जो रैयत होते हैं, रैयत का मतलब ही क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान या पीजेंट। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, यानी ये सेटलमेंट क्या हो रहा है? इस सेटलमेंट ये अंग्रेज क्या करेंगे? डायरेक्टरी करार किससे करेंगे? पीजेंट से करेंगे, किसानों से करेंगे। ऊपर किसे कर रहे हैं? परमानेंट सेटलमेंट में। तो परमानेंट सेटलमेंट में कर रहे हैं जमींदारों के साथ, महलवाड़ी में मुखिया के साथ, और रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान के साथ। एक्चुअली जो जमींदारी सिस्टम था वो करंट के साउदर्न इंडिया में या तो था नहीं या बहुत कमजोर था, यहाँ पे किसान प्रभावशाली थे। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया? डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे रैयतों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अब हम क्या करेंगे? आपसे सीधा संपर्क करेंगे, हमारा जो फिक्स है लैंड रेवेन्यू वो हमको आपको देना है। यहां पे भी रेवेन्यू रेट 50% या इससे अधिक हुआ करते थे। बस इसका जो टैक्स लेंगे अब अंग्रेज क्या करेंगे? डायरेक्ट रैयतों से लेंगे, डायरेक्ट किसानों से लेंगे। ठीक है। अच्छा, ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो अस्थाई बंदोबस्त है, इसमें टैक्स कौन लेके दे रहा है? इसमें जमींदार लेके दे रहा है। ठीक है, और जमींदार, जब किसान जमींदारों को टैक्स नहीं दे पाएंगे तो किसान की, जमींदार के पास राइट था, उनकी जमीन छिका लेते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो कर्ज की जाल में, डेफ्ट की जाल में पड़ेंगे। मतलब कि जमींदार को टैक्स देने के लिए वो किसी धन सेठ से या सेठ हम लोग कह दे या जो भी कह ले, उनसे क्या करेंगे कि रुपया उधार लेंगे। रुपया उधार लेके क्या करेंगे? जमींदार को दे देंगे। लेकिन मान लो कि इस उम्मीद है कि भाई कि हो सकता हो कि नेक्स्ट टाइम फिर से प्रोडक्टिविटी हो, फिर से उत्पादन हो, तो हम जिस सेठ साहब से पैसा लिए हैं उसको उनका चुका देंगे। लेकिन होगा क्या कि क्लाइमेट चेंज या हम लोग बोल रहे हैं जिस भी रीजन से, या गवर्नमेंट की प्रशासन की शिथिलता के कारण क्या हुआ कि बार बार फसल बर्बाद होता गया। तो फसल बर्बादी के चक्र ने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के किसानों को मजदूर बना दिया, यानी डेप्थ की जाल में ढकेल दिया। यानी उनको अपनी जमीनी बेच बेच के मजदूरी करनी पड़ी। उनको ज्यादा लाभ मजदूरी करने में मिला, ना कि पीजेंट बनके, ना कि किसान बनके। समझ बात को? अब यही हाल क्या है? महलवाड़ी में भी हो रहा है। महलवाड़ी भाई मुखिया ये काम कर रहा है। यानी आप समझो कि परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहे हैं किसान। परेशान कौन कर कौन रहा है? तो कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन किसके थ्रू? तो जमींदारों के थ्रू। और इसी जमींदारों के थ्रू या इनके थ्रू क्या है, वो बाकी जो सेठ टाइप के लोग आए हैं जो कर्ज दे रहे हैं, इनका जन्म होता है। ये इनको और परेशान करेंगे। तो यानी यहां पे किसान समझ नहीं पाते हैं कि जो पॉलिसी बना के हमको परेशान ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है या अंग्रेज कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो हमारे लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, यही लोग क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार यही कर रहे हैं। इसी के लिए आप देखोगे कि जितने किसान मूवमेंट होंगे वो उनमें से मैक्सिमम मूवमेंट का जो रेफरेंस है वो किसके अगेंस्ट है? तो वो है जमींदारों के अगेंस्ट, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ये बात क्लियर समझना। अभी हम लोग आगे जब किसान आंदोलन देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या रीजन है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अब देखो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुल 51% एरिया में चल रही थी। रीड और मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं। आपका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, असम, वेस्ट बंगाल, कुर्ग और कछार का क्षेत्र जो है ये आपकी हम बोलते हैं एमपी का क्षेत्र है, कुर्ग और कछार का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में आपका बेसिकली जो है आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त फेमस थी या रैयतवाड़ी बंदोबस्त चल रही थी। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले कैप्टन रीड में 12 महल वाला जो आपका चित्र है, ये आपका जो 12 महल, ठीक है, डिंडीगुल 12 महल याद करो। ठीक है, बीडीएस लिया गया था। डिंडीगुल, मालाबार और 12 महल। ठीक है, ये क्षेत्र आप बताओ कि किस ट्रिटी के तहत अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था? जिस ट्रिटी में कार्नवालिस का स्टेटमेंट है कि हमने मित्र को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया और शत्रु को पंगु भी बना दिया। इसी में डिंडीगुल, 12 महल और मालाबार क्षेत्र अंग्रेज लेते हैं। तो पहली बार इसी जो 12 महल वाला लोकेशन है, यहीं पे कैप्टन रीड ने क्या किया था कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार कहां लागू हुआ, तो पहली बार इसी 12 महल वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन का आंसर आपको निकल गया। बाकी एरिया को मैंने क्या किया, मैप में आपको सजा सजा के दिखा दिया है। अब एक देखो पीटी में क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि भाई इसको
अरेंज करो कि भाई कि सर्वाधिक क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार आपको दे सकता है अरेंज करने के लिए। तो सर्वाधिक एरिया पे कौन सी बंदोबस्त थी? तो सर्वाधिक एरिया पे आपकी रैयतवाड़ी थी, ठीक है, ठीक, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी। उसके बाद से कितनी? 51% एरिया पे। फिर उसके बाद से 30% एरिया पे आपकी महलवाड़ी थी। फिर शेष बचा जो एरिया आपका, उस पर आपकी परमानेंट या अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई था। ये 51% एरिया पे थी, महलवाड़ी आपकी 30% एरिया पे थी, और आपका कितना था? 50, 30, 80, 81, यानी 19% एरिया पे आपके अस्थाई बंदोबस्त था। एरिया किस किस लोकेशन पे था पता चल गया, और किसने किसने इसका जनक माना जाता है ये पता चल गया। तो ये पेटी में एक सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये हम लोग यहां से समझ गए। तो इस तीनों सिस्टम से एक चीज तो समझ में आता है, देखो रैयत वाली बंदोबस्त में भी क्या है कि जो टैक्स रेट है वो 50% या कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक या कभी कभी इससे अधिक हो जाता था। तो जब कोई किसान क्या करेगा कि भाई समझो, निगेटिव पॉइंट यहीं पे समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि समझ में आए 1857 आपको, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअली क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि प्री में बन के आए, ठीक, तो दिमाग में रखना यहां से। अब समझाता हूं आपको निगेटिव पॉइंट समझना। निगेटिव पॉइंट क्या निकलेगा भाई? जब आप लैंड रेवेन्यू क्या करो 50% या इससे अधिक लोगे तो होगा क्या? अब 50% उत्पादन का तो आप ही को चाहिए, 3%, 30% अराउंड भाई लगा है, इन्वेस्टमेंट है किसान का, तो भाई 80 से 85 तो आप लोग ले लिए, 15% में वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, और किस चीज पे वो अगले साल का बीज बोएगा। यानी ये टैक्स रेट क्या था? ये टैक्स रेट बहुत हाई था। इस टैक्स रेट की वजह से क्या हुआ बंगाल, मतलब बेसिकली भारतीय किसान, आप देखोगे कि मजदूर बन जाते हैं, मतलब उत्पादक से क्या बन जाएंगे ये, इनको मजदूर बनने में ज्यादा बेनिफिट रहता है, तो ये मजदूर बन जाएंगे। ये अपने क्या होंगे, ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो अपने खेती से क्या होंगे, हाथ धो बैठेंगे, बेचना पड़ जाएगा इनको अपनी खेती, ठीक। तो और ओवरऑल क्या होगा, फेमिन की स्थिति आ जाएगी, फेमिन या हम लोग कह लें इसको अकाल की स्थिति आ जाएगी, अकाल की स्थिति आ जाएगी, ठीक। अब इस पूरी व्यवस्था से, ये तीनों सेटलमेंट की जो व्यवस्था थे, इनसे एक बात तो तय हो गई कि फायदा कौन कमाए, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार। अब इसी की वजह से हो रहा स्टार्ट होगा किसान विद्रोह। हम लोग सारे किसान विद्रोह को तो पढ़ नहीं सकते, तो हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उन वेरी इंपॉर्टेंट किसान मूवमेंट को पढ़ते हैं, और ये चीज इंपॉर्टेंट रखना, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता ही आता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं एरिया आपको दिखाता हूं, किसान मूवमेंट का जो आपका एरिया है, एक बार हम उस एरिया को देखते हैं, एक सेकेंड बस। हाँ, ये मैप देखो, ये आपको मैप दिख रहा होगा। बेसिकली जिन हम लोग बहुत मूवमेंट को देखने वाले उनकी बात करेंगे। देखो आप बंगाल वाले क्षेत्र में जाओ, तो बंगाल वाले क्षेत्र में आप देखोगे, बंगाल का ये एन लिखा हो ना, तो एन का मतलब है बंगाल का नदिया जिला, एन का मतलब है आपका बंगाल का नदिया जिला। पहले आपको मैप समझा देता हूं, ठीक है। ये पी से पाबना है, बंगाल का पाबना है, ठीक। बंगाल वाला जो बेल्ट था, ये बेल्ट बेसिकली क्यों फेमस था? तो ये बेल्ट व्यापारिक कृषि के लिए फेमस था, खासतौर पर यहाँ पे नील की खेती का उत्पादन सर्वाधिक होता था। तो यानी यहां पे जो शोषण होगा, वो नील उत्पादक जो मालिक होंगे, जो बगान मालिक होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा, किसका? किसानों का, ठीक है, उनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा। आप समझते हैं हम लोग बात को। सेकंड, हम लोग ये बंगाल देख लिए, ये दक्कन वाला बेल्ट, ध्यान देना, ये दक्कन वाला बेल्ट, इस दक्कन वाले रीजन में भी मूवमेंट होगा, ठीक है। आप लोग मोपला विद्रोह किसानों में सुनते हैं, समझाऊंगा मोपला विद्रोह क्या था। तो केरल का मोपला विद्रोह, बारदोली तालुका में आप लोग, बारदोली सूरत वाले एरिया में आप जाके देखोगे तो बारदोली विद्रोह होता है। ये आपको यूपी वाला वो एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। यूपी के एरिया में इन जगहों पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। सब आपको समझाऊंगा कि वो किस किस एरिया में था, ठीक है। ध्यान देना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग जिस चीज को देखने वाले हैं वो है नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह, ठीक है, एका विद्रोह, ठीक है, आपका इसका से तेभागा आंदोलन। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबके ईयर लिखे हुए हैं, तो इसको इसी अनुसार क्रम में आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि क्रम बेस्ड क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं होमवर्क, इसको कालानुक्रम में याद कर लो। और भी ज्यादा है, ठीक है, ये अत्यधिक पूछे जाते हैं। होमवर्क इनको है कि इनको आप कालानुक्रम में याद कर लो, कालानुक्रम में आपको इसको तैयार कर लेना है, ओके। ये आप दिमाग में रख दो कि ये होमवर्क है। हम लोग नील विद्रोह को देखते हैं। देखो नील विद्रोह को समझेंगे।
अब नील विद्रोह में हमको किसी भी किसान मूवमेंट में हमको क्या क्या चीजें मेनली याद करनी है, तो एरिया, लीडर, देना इसका एरिया, लीडर और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये तीन मेजर है भाई, किस क्षेत्र में हुआ, किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और उसका रिजल्ट क्या रहा। ध्यान देना, ये वो दौर है कि भारतीय पढ़ लिख रहे हैं, यानी जो मध्यम वर्गीय भारतीय उसका जन्म हो रहा है, पढ़े लिखे भारतीय का जन्म हो रहा है। ये भारतीय क्या करते हैं, अब बुक्स लिखते हैं और भारतीयों की लिखी गई बुक्स को केवल भारतीय नहीं फॉरेनर्स भी पढ़ते हैं। यानी जब ये अपने बुक्स में इस मूवमेंट के बारे में लिखेंगे और लिखेंगे कि ये मूवमेंट किस कारण से हुआ, तो जो फॉरेनर्स इस बुक को पढ़ेंगे तो होगा क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की थुतु होगी। तो यानी पेपर में अगर एक स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दे दे कि जो किसान मूवमेंट हुए इसका मध्यम वर्गीय या बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन मिला था, तो मानना है यस। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग ने 1857 के रिवॉल्ट का समर्थन नहीं किया था। इसके पीछे का भी रीजन है, रीजन को कल देख लेंगे जब 1857 समझेंगे, लेकिन उन्होंने किसान मूवमेंट का समर्थन किया था। अभी हम लोग सारे एग्जांपल को देखेंगे। देखो नील विद्रोह, नील विद्रोह आप देखेंगे तो 1859 टू 60 ये विद्रोह आपका स्टार्ट होता है और इस विद्रोह का जो सेंट्रल लोकेशन है वो बंगाल का आपका नदिया जिला है। ये ध्यान रखना, बंगाल का नदिया जिला है, यहां पे इस विद्रोह का उद्भव होगा, इस विद्रोह की शुरुआत होगी। अब देखो रीजन क्या था, तो रीजन था ददनी प्रथा। देखो ददनी प्रथा होती क्या थी, नील विद्रोह से सीधे से पता चल रहा है कि यहां पे किस चीज की खेती हुआ करती होगी, तो भाई नील की खेती होगी। नील की खेती क्या है, एक व्यापारिक खेती है, यानी इसके लिए क्या है, नील की खेती के लिए आपको इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए। यहां पे बता रहा हूं, नील विद्रोह को समझो, इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट इसके लिए आपको हाई चाहिए। अब जब आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भाई भारत के किसान हाई इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया आप तो हमसे क्या कर रहे हो, आप तो हमसे व्यापारिक कृषि उगवा ले रहे हो और उसको ले जाके बेचोगे कहां पे, यूके में, तो हम तो हाई इन्वेस्टमेंट भाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहते थे, एक काम करो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम आपको कर रहे हैं, खेती नील के उत्पादन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा वो आप हमसे ले लो, लेकिन एक शर्त है हमारी, आज ही तय कर लो कि आप कितना रुपया कुंटल बेचोगे, इतने रुपए कुंटल पे केवल बेचोगे। ये पहले डिसाइड कर लेते थे, क्योंकि भारतीय किसान मार्केट का हाल जानते नहीं थे भाई, वो भारत के बाहर से निकले, तो वो जो नील की डिमांड है इसकी क्या रुपया, जैसे अभी क्या ना कि पुष्पा निकल रहा है, तो पुष्पा निकल रहा है तो भाई उसको पता है कि भाई की जो वो ठीक है, जो चंदन की लकड़ी है उसकी क्या भूमिका है, क्या उसकी डिमांड है, तो भाई उत्पादक करने वाले हम ही हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन नील कृषक को नहीं पता भाई कि डिमांड कितनी है। तो ये इन्वेस्ट छोटी छोटी बातों पे समझौता कर लेते हैं कि ठीक है हम कम दाम में ही समझौता कर लेते हैं, अक्सर ये बुद्धिमानी दिखा के क्या होते थे, समझौता कर लेते थे। दूसरा क्या कि आप किसी और को नहीं बेचोगे, आप हम ही को बेचोगे। अब क्या होता था, इस करारनामे की वजह से क्या है कि मिनिमम बेनिफिट, मिनिमम जो बेनिफिट था, ठीक है, वो किसके हाथ लगा था, वो पीजेंट के हाथ लगा था, वो पीजेंट के हाथ लगा था, और जो पूरा लाभ होता था वो किसके हाथ जाता था, तो वो बगान मालिक के हाथ में जाता था। अब समय के साथ क्या होगा, समय के साथ यूके में सिंथेटिक नील की भी खोज हो जाएगी। बाद में सिंथेटिक नील की जब खोज होती है तो नील के जो एग्रीमेंट थे, ये एग्रीमेंट ये लोग तोड़ देंगे, उत्पादन करने वाला कहां जाए, तुम खरीदोगे ही नहीं। अब समझे, तो दो दिक्कत थी, जब सिंथेटिक नील की खोज हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ देंगे, और जब तब तक खोज नहीं हुई है तब तक मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो ददनी प्रथा में क्या होता था कि अग्रिम रुपए दिया जाता था, ठीक है, अग्रिम इन्वेस्टमेंट के लिए जो रुपए हैं वो गवर्नमेंट करते थे या बगान मालिक करते थे, और ये इनडायरेक्टली एक डेप्थ में पढ़ने की एक तरीका है, ठीक है। तो ये नदिया जिले में होना स्टार्ट हुआ। लीडर कौन थे, तो गोविंद विश्वास और विष्णु विश्वास, इनको हम लोग कहते हैं विश्वास बंधु, ठीक है। तो विश्वास बंधु इसके लीडर थे, विश्वास बंधु क्या थे, आपके नील विद्रोह के लीडर थे। अब ध्यान देना, अब पहले बुक्स देखो कि भाई कि मध्यम, मैंने क्या बोला कि इस मूवमेंट का एक अच्छी बात क्या है कि पढ़े लिखे वर्ग का समर्थन मिलेगा, अर्थात जो बुद्धिजीवी वर्ग है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि हाँ भाई क्या हो रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन मिल रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन प्राप्त,
समर्थन प्राप्त था। आगे बात समझे, बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन प्राप्त था। तो नील दर्पण, नील दर्पण क्या था? दीनबंधु मित्र का नाटक था, और इस नाटक में इन्होंने क्या किया कि पूरी नील की कहानी लिखी कि क्या थी इसकी पटकथा। इसी तरीके से हिंदू पैट्रियाट नामक एक पत्रिका थी, किसकी? हरिश्चंद्र मुखर्जी जी की। इन्होंने भी इस पे प्रकाश डाला, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। तो यानी नील किसानों के शोषण की जानकारी नील दर्पण नाटक हो या हिंदू पैट्रियाट पत्रिका हो, इन दोनों के माध्यम से क्या हुआ? लोगों को हुआ। जहां पे नील की खेती नहीं हो रही थी उन क्षेत्रों में हुआ, यानी भारतीयों में हुआ, प्लस जो गैर ब्रिटिश थे उनमें हुआ। तो थू होगा, बेइज्जती होगी गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखो कि भाई कि लोगों ने विरोध कर दिया इनकी नीतियों के कारण इनका, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, अंग्रेजों का जब विरोध होगा ना, जब अंग्रेज लतियाए जाएंगे, तो वो तुरंत एक कमेटी बनाते थे कि हम इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन करते हैं। तो जब नील में भयानक विद्रोह होता है, तो पहले तो ये बर्बर तरीके से क्या करेंगे? उसको क्रश करेंगे। लेकिन जब कर नहीं पाते हैं तो ये एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी की अध्यक्षता चूंकि सिटोन-कार ने की थी, तो सिटोन-कार या सिटोन-कार कमेटी भी बोलते हैं इसको, सिटोन-कार कमेटी, जो कि 4 मेंबर की कमेटी थी। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया। कमेटी का गठन होता है, कमेटी कहती है कि नील की खेती हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी किसान को। ये क्या था? ये रिपोर्ट थी, इस कमेटी की रिपोर्ट थी, REPORT रिपोर्ट थी कि भाई नील की खेती के लिए किसी भी किसान को आपको बाध्य नहीं करना होगा, क्योंकि एक शोषणकारी प्रवृत्ति बन जा रही है। फिर तो आप समझ गए कि एरिया, लीडर और रिजल्ट। अब देखा तो रिजल्ट क्या हुआ कि सिटोन-कार की अध्यक्षता में कमेटी बनी और खत्म। अब हमने क्या देखा? ये देखो, ये आपका 1875 में इस दक्कन में क्या हो रहा है? एक मूवमेंट हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं दक्कन विद्रोह। ठीक है, अब ये किसके खिलाफ हुआ है? तो बाह्य महाजनों के खिलाफ हुआ। देखो, दक्कन वाले बेल्ट में हमने ध्यान देना, मैंने बताया कि साउदर्न इंडिया में आपका बेसिकली दक्कन वाला रीजन हो या साउदर्न इंडिया वाला रीजन हो, वहां पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, यानी किसानों से लिया जाता था। किसानों से क्या करते थे लोग? किसानों से डायरेक्टली रिवेन्यू लेते थे। लेकिन जो रैयत थे, जो किसान थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू था, हमने बताया आपको, वो 50% या कभी कभी 50% से अधिक भी था। 50% या कभी कभी 50% से अधिक दर पर लगा ली जाती थी। और सब दिन होत न एक समाना, यानी सिंपल सी बात है कि किसानों के लिए हर साल एक समान नहीं था। कोई साल ठीक है हाई प्रोडक्टिविटी का हो गया, आपने ले लिया तो भाई हमने हमारी भी थोड़ी बचत निकल गई। लेकिन मैक्सिमम साल क्या था? मिनिमम प्रोडक्टिविटी या लो प्रोडक्टिविटी का साल था। और ऐसे में अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ गया तो होता क्या था कि फसल बर्बाद। तो यानी क्या है कि किसानों से फिर जब आप मिनिमम प्रोडक्टिविटी में आप 50% रेवेन्यू लोगे, तो इनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगेगा, निकलेगा। इनका इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने बीज बोया है, वो इन्वेस्टमेंट लागत ही नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम ये बीज कहां से बोएंगे? आपको दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अपने जो दुष्परिणाम थे, इस दुष्परिणामों ने क्या किया? अभी क्या करते थे? फिर भी भाई ठीक, इनको 50% चाहिए, मानते नहीं थे। तो ये जो बाह्य महाजन थे, महाजनों का क्या करता कि ये लोन देते थे कि ठीक है आप हमसे लोन ले लो, करारनामा करा लेते थे कि ठीक है हम आपको लोन देते हैं, आप चुका दो अपना, जाके आपका जो रेवेन्यू है वो चुका दो। लेकिन क्या है भाई, दक्कन के किसान बार बार फसल बर्बादी के कारण क्या हुआ? एक ट्रैप में फंसते गए, बार बार फसल बर्बादी के कारण क्या है? एक जाल में फंसते गए। इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या रहा कि उन्होंने महाजनों को अपनी जमीनें बेच बेच के भागने पड़े। ठीक, यानी क्या हुआ भाई? जमीन किसी क्या हुआ कि सब महाजनों के हाथ लग गया, बाह्य महाजन। और ये भाई बाह्य महाजन थे, इनका इनसे कोई, क्योंकि नीलामी होती थी, ठीक है, और कुछ लोग भाई बेच ही देते थे, जो गुलाम मतलब ले लेते थे पैसे। अब क्या होता था कि इनका कोई लगाव तो था नहीं, तो भाई लगाव तो दक्कन के किसानों का भी इनसे नहीं है, तुम्हारा नहीं तो हमारा भी नहीं है। अब इस बीच में क्या होगा? दक्कन में 1875 में दक्कन के किसान एकजुट हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। तो रीजन क्या है? रीजन है रेवेन्यू रेट का हाई होना और फसल बर्बाद होना। और इस फसल बर्बादी के ड्यूरेशन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेवेन्यू का वसूली किया जाना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बनेंगे क्योंकि 75 है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनेंगे। 1857 की क्रांति से ही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी निपट जाती है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
इसके बावजूद रिवेन्यू लेना, इसके बावजूद हाई टैक्स लेना, लैंड रेवेन्यू लेना, इसके दुष्परिणामों ने क्या किया, बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि इसके जो दुष्परिणाम थे, वो दुष्परिणाम का ज्यादा जो जन्म दिया था वो महाजनों ने दिया था, तो महाजनों के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। मैंने इनिशियली आपको जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा रहे थे वहीं आपको समझाया कि क्यों ये बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भड़कने के बजाय महाजनों जमींदारों के अगेंस्ट भड़कते थे। ठीक, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम होगा कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित होगा। तो ये आपकी पीटी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब आया, डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो ये हम समझिए। नेक्स्ट हमारा है पाबना, बंगाल का एक जिला है पाबना विद्रोह। अब पाबना विद्रोह समझेंगे। पाबना विद्रोह आपका क्या हुआ, 1873 टू 76। इधर दक्कन चल रहा है, दक्कन के थोड़ी से पहले ही क्या हुआ था कि बंगाल वाले बेल्ट में आपका पाबना विद्रोह चल रहा है। पाबना विद्रोह भी किसके खिलाफ चल रहा है, जमींदारों के खिलाफ चल रहा है। और रीजन क्या है, रीजन है बंगाल वाले बेल्ट में क्या है, परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा भू राजस्व व्यवस्था है, तो बंगाल वाले बेल्ट में मैंने आपसे बोला कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या है, परमानेंट सेटलमेंट है, नेंट सेटलमेंट है। और परमानेंट सेटलमेंट का जो निगेटिव इंपैक्ट मैंने आपको ऊपर समझाया ना, उसी परमानेंट सेटलमेंट के निगेटिव इंपैक्ट ने क्या किया, पाबना में जमींदारों के खिलाफ क्या हुआ, किसानों को एकत्रित कर दिया। तो रीजन क्या हुआ, भू राजस्व व्यवस्था। इस पाबना विद्रोह के समय एक वेरी इंपॉर्टेंट घटना देखो यहां पे लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगी, गाइड बुक्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, कि पाबना वाले बेल्ट में क्या था, पाबना जो इनका बेसिकली जिला था, वहां पे कुछ परगना, ठीक है, आज के परगने में आज से ब्लॉक से तुलना कर सकते हो परगने का, ठीक है, तहसीलों से तुलना कर सकते हो। अब देखो, तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ जाही परगना में एक किसान संघ का निर्माण किया था। किसान संघ क्या हो गया, यानी एक पॉलिटिकल बॉडी हो गई। क्या हुआ, एक पॉलिटिकल बॉडी हो गई। तो भाई एक संस्था, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पहली बार आपको किसान मूवमेंट में किसी संस्था का निर्माण दिख रहा है। यहाँ पे किसान संघ का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसान संघ का निर्माण किस मूवमेंट में किया गया था, किस किसान विद्रोह में किया गया था, तो उसका आंसर बनेगा पाबना विद्रोह। लीडर कौन थे पाबना विद्रोह के, तो ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल, ये लीडर्स थे किसान। ठीक है, इसके लीडर्स थे। अब देखो सपोर्ट किसने किया पाबना विद्रोह को, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त, इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। और देखो पाबना विद्रोह में क्या है, ये विद्रोह हो रहा है जमींदारों के खिलाफ। मैंने आपको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को बढ़िया बढ़िया बना लेती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वो कभी किसानों के सम्मुख आई नहीं। तो इसमें एक नारा दिया जाता है, जो विद्रोही थे या जो विरोध कर रहे थे जमींदारों के खिलाफ, वो नारा देते हैं कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यानी उनके किसान होना चाहते हैं। यानी हम क्या है, हम टैक्स क्या है केवल और केवल महारानी को देना चाहते हैं, जमींदारों को नहीं। अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा, ठीक है, परेशान इतना कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि किस मूवमेंट में ये किसानों के द्वारा कहा गया कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो आंसर बनेगा आपका क्या, पाबना विद्रोह। लीडर कौन है, ईश्वर चंद्र राय, राय पाल, राय टू पाल, ऐसे याद कर लो, राय टू पाल, राय यानी किसान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्ता, जो कि एक रमेश चंद्र दत्ता क्या एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनके द्वारा समर्थन किया जाता है इस मूवमेंट को। तो फिर आप बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन देख रहे हो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका हो गया ए का मूवमेंट, सीतापुर, हरदोई और बहराइच। यहां पे देखिए मैंने आपको जो मैप दिखाया था, ये देखिए SHB लिखा ना, तो S का मतलब क्या हो गया, S का मतलब हो गया सीतापुर, H का मतलब हो गया हरदोई, B का मतलब हो गया बहराइच। ये आपका हो गया SHB। इन एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, ए का मूवमेंट देखने को मिलता है, ए का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन भाई किसान एक ही चीज का विरोध करेंगे कि वो लगान की ऊंची दर, महाजनों के चंगुल में फंसना, जमीन से हाथ धो बैठना। ठीक है, और होता क्या था इस एका मूवमेंट वाले, एक तो भाई कि ठीक है लैंड रेवेन्यू 50% प्लस थी, यहां पे दमनकारी वसूली करेंगे। दमनकारी वसूली करेंगे मतलब
मार पीट के, जमीन से बेदखल करके, जैसे तैसे लोग कहने वाले किसी भी कीमत पे, कोई कंडीशन पे किसी के साथ, वो क्या करते थे भाई, लैंड रेवेन्यू को वसूली करते थे। तो दमनकारी जो वसूली प्रथा थी, इतना ही नहीं, ये बेगारी भी किसानों से करा लेते थे। ये क्या करते थे, किसानों से बेगारी भी कराते थे। तो एका मूवमेंट जो हुआ था जमींदारों के खिलाफ अगेंस्ट, वो लगान की उच्च दर, उनकी जो दमनकारी वसूली थी, जिससे जैसे फॉर एग्जाम्पल उनसे उनको भूमि दखल करना किसानों को, प्लस बेगारी प्रथा कराना। इसी का ये कहते हैं कि हम किसी की बेगारी नहीं करेंगे। अब एक आंदोलन कहते हैं, किसान कहते हैं कि हम किसी की बेगारी नहीं करेंगे, ठीक है, या काटो, यानी बेगारी से मना कर देते हैं। तो एरिया हमने देख लिया कहां पे हुआ, रीजन देख लिया, कारण क्या था। अब लीडर देखो, इस मूवमेंट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो इसमें लीडर थे वो निचले वर्ग के लोग थे, यानी हम लोग, मैं कास्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग से थे, जिसमें मदारी, पासी, ये कास्ट है, इटीसी, इनके द्वारा ये मूवमेंट किया गया था। यानी पे नेतृत्वकर्ता के तौर पे कौन है, निचले तबके के लोग आते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन है कि किस किसान मूवमेंट को निचले तबके के लोगों के द्वारा लीड किया गया, तो आंसर क्या बनेगा, एक मूवमेंट, एक मूवमेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसके बारे में बात याद है आपकी मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हम लोग इसका नाम एक बार जब हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, वहां पे आता है। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में साथ क्यों देते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि देखने को मिले। लेकिन जो ये मोपला लोकेशन है, जो कि एक केरल के मालाबार तट का लोकेशन है, यहां पे मुस्लिम क्या थे, किसान, यहाँ पे यहाँ की सोसाइटी समझो, यहाँ के क्या थे कि जो किसान है, जो पीजेंट है, वो कैसे हैं, वो है मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाले हैं। और जो यहाँ पे जमींदार हैं वो कैसे हैं, तो वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। यानी यहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों, क्योंकि भाई शोषित कौन है, मुस्लिम, और शोषण में फिर हिंदू जमींदार की बारी आ गई। आगे बात समझ में। अच्छा, हिंदू जमींदार का काम क्या है भाई, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू देना है, तो ये हाई टैक्स रेट को चाहे जैसे मतलब अपने हिसाब से वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। तो दुश्मनी किससे पालेंगे, किसान से, क्योंकि किसान यहाँ पे कौन थे, मुस्लिम थे, यानी मुस्लिम किसानों से। अब देखो इसमें क्या होता है, तो रीजन देखो वही लिखा है, लगान की ऊंची दर, दमनकारी व्यवहार, लिखा ना, लगान की ऊंची दर, दमनकारी व्यवहार, प्लस क्या है, यहां पे ये लोग क्या करते थे, नजराना लेते थे। नजराना समझो इनका पर्सनल कर टैक्स हुआ करता था। तो ये वो क्या था, ये वो रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ कि मोपला में क्या होता है कि मोपला में किसान विरोध कर देंगे, विरोध कर देंगे। आगे समझ में, मोपला में किसान विरोध कर देंगे। लीडर कौन थे, तो यहां पे लीडर देख लो भाई, लीडर थे अली आपके मुदलियार। ये क्या थे, अली मुदलियार, ये लीडर थे, यही मेन लीडर थे। अली मुदलियार ही क्या है, हम लोग कह सकते हैं इसके मेन लीडर थे, ठीक है। ये एक धार्मिक नेता भी थे ऐसा कहा जाता है। और अली मुदलियार को क्या हुआ भाई, ये विरोध कर रहे हैं। अब अली मुदलियार को जमींदारों के साथ कौन होगा, ईस्ट इंडिया का या ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है कि मस्जिद में जाके इनको गिरफ्तार कर लेगी। मस्जिद में गिरफ्तार करने की वजह से क्या, अब ये मुद्दा और भी सांप्रदायिक रंग लेगा, अली मुदलियार को गिरफ्तार करना। अब चूंकि इसी समय खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, खिलाफत मूवमेंट भी क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य का यूके के द्वारा विभाजन किया जा रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ कि सेपरेट ट्रीटी याद करो आप लोग। तो इसके लिए क्या हुआ कि शौकत अली, मोहम्मद अली, जिनको हम लोग अली बंधु कहते हैं, वो क्या थे, धरने पे बैठ गए थे। और इन्हीं के धरने में किसने साथ दिया, तो भाई साथ दिया महात्मा गांधी ने। क्यों, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले और इसी के साथ हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर सके। अब क्या होता है, जब शौकत अली और मोहम्मद अली, चूंकि एक धार्मिक नेता थे, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट कर देते हैं किसको, मोपला विद्रोह को, यानी अली मुदलियार को। जैसे इन धार्मिक नेताओं का समर्थन मिलता है इस मूवमेंट को, ये मूवमेंट और भी सांप्रदायिक रंग ले लेगा। आप समझो, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की विशेषता क्या थी कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि।
लेकिन जिस शौकत अली और मोहम्मद अली का वो साथ देते हैं खिलाफत मूवमेंट में, गांधी जी के प्रिंसिपल का क्या होंगे, वही साथ नहीं देंगे। अब होगा क्या भाई, यहाँ पे तो गांधी जी का अपमान है। गांधी जी फिर क्या करेंगे, अबुल कलाम आजाद जी को भेजेंगे, आप यहाँ पे जाओ और आप जाके क्या करो ना, यहाँ पे जो अशांति फैली है, जो हिंसा फैला है, इसको रोको। हालांकि अबुल कलाम आजाद जी इसको रोक पाने में अक्षम साबित होते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सांप्रदायिक रंग ले चुका था। तो ये हो गया आपका मोपला विद्रोह। ठीक है, ये मोपला विद्रोह हो गया। अब इसी तरीके से कि इंपॉर्टेंट बात आपका आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में हम सब जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह के जो लीडर थे, जो मेन लीडर थे, वो कौन थे, वो वल्लभ भाई पटेल थे, मेन लीडर थे ये। अब हमको बताएं, वल्लभ भाई पटेल को हम लोग एक टाइटल देते हैं सरदार। जो सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था, तो वो बारदोली सत्याग्रह में जो किसानों का साथ दिया गया था, जो दृढ़ निश्चय के साथ, उसी को ध्यान में रखते हुए यहां की महिलाओं ने इनको यह टाइटल दिया था। यहां की महिलाओं द्वारा इनको यह टाइटल दिया गया था। आई बात समझे, यहां की महिलाओं द्वारा यह टाइटल इनको प्रदान किया गया था। अब देखो, वल्लभ भाई पटेल जी आते हैं। अब इस वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या होगा, इनका साथ महात्मा गांधी जी भी देते हैं। कहते हैं भाई कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी आ रहे हैं। अब बारदोली, बारदोली एक तालुका था, आपको गुजरात में सूरत के इर्द गिर्द ये तालुका आपको देखने को मिलता है। होता क्या है, ये बारदोली सत्याग्रह 1928 का है। इन 1926 1926 की घटना मिलती है कि जो स्थानीय प्रशासक थे, उन्होंने लैंड रेवेन्यू में 30% की ग्रोथ कर दी। ऑलरेडी ये लोग भाई कम तो लेते नहीं थे, 40, 45, 50% रेवेन्यू तो पहले से लेते थे लैंड रेवेन्यू। अब एक साथ क्या करेंगे, बोलेंगे 30% का ग्रोथ है। अचानक आपको पता चले कि देना है, तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं। तो भाई ये 30% का जब ग्रोथ होगा, तो लोकल जो लोग होंगे भाई वो नाराज होंगे, वो विरोध कर देंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ये बात जब वल्लभ भाई पटेल जी जाएंगे, तो वल्लभ भाई पटेल जी नेतृत्व प्रदान कर देंगे। महात्मा गांधी जी भी बोलेंगे हम समर्थन करेंगे। वो बोलेंगे एक काम करो, तुरंत एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए और ये 30% जो लैंड रेवेन्यू बढ़ा ना, इसको खत्म करो, नहीं तो हम मूवमेंट करने आ रहे हैं। आप बोलोगे सर ये 1928 का जो दौर है, भाई गांधी जी से क्यों डरते थे। अभी देखो कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला चुके हैं, सॉरी, गांधी जी इस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह चला चुके हैं। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही नहीं, गांधी जी से हालत आपकी बिफोर 1915 भी अंग्रेजों की खराब थी, क्योंकि 1915 में भारत वापसी के पहले वो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को नागो चना चबा चुके थे। यही रीजन है कि जब महात्मा गांधी बोलते कि हम बारदोली आ रहे हैं, तो इससे पहले क्या होती है, बारदोली जांच कमेटी का अंग्रेजों के द्वारा रिजल्ट अब देख रहे हैं हम लोग। रिजल्ट क्या होगा कि बारदोली जांच कमेटी का गठन हो जाएगा। और बारदोली जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी, बारदोली जांच कमेटी रिपोर्ट आएगी कि जो ये लैंड रेवेन्यू बढ़ा है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू क्या है, गलत है, ये शोषणकारी प्रवृत्ति की है। ये क्या है, ये शोषणकारी प्रवृत्ति की है, इसको समाप्त किया जाए। यानी अब ये बढ़ाना नहीं। रिपोर्ट आ गया, इसमें इतनी कौन घटना नहीं दिखेंगे, आप यहीं पढ़ के छोड़ देते हैं। इस समय हमको पता कि विधान परिषद में भारतीयों की भूमिका बढ़ गई है। तो बंबई विधान परिषद में भारतीय सदस्य के.एम. मुंशी और लालजी नारंजी। तो के.एम. मुंशी और लालजी नारंजी, जो कि उस समय बंबई विधानसभा के सदस्य थे, इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देते ही क्या होंगे, अंग्रेजी सरकार हरकत में आ जाएगी, क्योंकि छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा हो गया। इतना ही नहीं, आप समझो कि बंबई रेलवे हड़ताल देखने को मिलता है। यहां पे सरकारी कर्मचारियों ने क्या किया था, इस बात का विरोध कर दिया था। सरकारी कर्मचारियों ने इस बात का विरोध कर दिया। अच्छा, विरोध करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा। पहली बार अगर आपसे पूछे कि किस किसान मूवमेंट में या किसान आंदोलन में सरकारी कर्मचारियों ने, किस मतलब रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, तो वो बंबई रेलवे की कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। किसके समर्थन में, बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में। आगे बस में तो हमने क्या देखा, हमने अब तक देख लिया कि भाई अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, जो अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनको समझा क्या थे, कितने एरिया पे थे, कैसे शोषणकारी साबित हुए, इसने कैसे क्या किया कि जमींदार वर्ग और जो सूदखोर वर्ग था उसका जन्म दिया। इसका निगेटिव इंपैक्ट किसानों पे पड़ा। किसान क्या करेंगे, विरोध करेंगे। किसानों के विरोध करने का रीजन क्या है, रेवेन्यू रेट का ज्यादा होना,
रेवेन्यू रेट का क्या देखो ना, दमनकारी प्रवृत्ति, नजराना लेना, ठीक है, और क्या कराना, बधुआ मजदूरी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बधुआ मजदूरी नहीं, बेगारी कराना। बेगारी मतलब पेमेंट, तनख्वाह उनका नहीं कर देंगे, काम कराएंगे। बेगारी प्रथा कराना, ठीक है, बेगारी प्रथा, सूदखोरी, जिससे इनकी जमीन छीन जाएगी। ये मेनली रीजंस होते हैं, ये मेन रीजंस है, ठीक है। रीजन यहां पे लिख देता हूं, ये मेंस में काम आएगा आप लोग के, ठीक है, मेंस में काम आएगा। ओके, तो ये हो गई पूरी बात। उम्मीद करेंगे आज की भी क्लास आप सबको समझ में आई हो, क्योंकि कल तो भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। ये फोटो मैंने एनसीईआरटी से लाई है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे 1857 का रिवॉल्ट, और रिवॉल्ट के भी अपनी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, इसको हम लोग कल देख लेंगे। मैं इसका नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, नोट्स आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। तो मिलते हैं 11वीं क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास लगी कैसी, ठीक है। आज ग्रीन स्क्रीन नहीं था तो पीछे वॉल दिखाई दे रही होगी, खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा बाहर में आया हुआ हूं, इसके लिए स्टूडियो घर पे है, ठीक है, तो स्टूडियो साथ नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ऑडियो वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई हो। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हमकी चलनी स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो या आरओ की हो या डेली आंसर राइटिंग बैच हो, आप इनसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जय